किसान को मिल जाए, उत्पादन अच्छा होता है, काफी वृद्धि होती है। और इस बार मानसून भी अच्छा आ गया है, तो खाद और बीज समयपित है तो अच्छा उत्पादन भी होगा, किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। यानी अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छा कार्य होता है, विकास भी होता है और विरासत का भी संरक्षण होता है। यहां पे मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के पुनरुद्धार का काम भी हो गया। झारखंडी महादेव के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव मांगा है। ऐसे ढेर सारे कार्यों का, यहां पे तो केवल 429 करोड़ का फ्लाईओवर बना है। दुबे जी ने तो कुशीनगर में एक ही पुल के लिए 1000 करोड़ रुपया ले लिया, नारायणी नदी पे 1000 करोड़ रुपया। जब सांसद सक्रिय होता है तो विकास के कार्य के लिए ऐसे पैसा लेके चला जाता है, जनता को तब राहत मिलती है, विकास कार्य तब आगे बढ़ता है। और आज वही विकास, आप सोचो, आज से 10 साल पहले गीडा में कोई निवेश करने नहीं आता था, कोई फैक्ट्री नहीं लगाता था, क्योंकि भय था गुंडों का, माफियाओं का। और गोरखपुर तो माफिया और मच्छर के लिए बदनाम जगह हो गई थी। लोग ये बोलते थे, जब गोरखपुर का नाम आज से 10 साल पहले कोई लेता था तो क्या बोलता था? 2 कारणों से नहीं आता था, या तो माफिया के भय से या मच्छर के भय से। मच्छर थे तो मलेरिया भी था, डेंगू भी था, इंसेफ्लाइटिस भी थी, ढेर सारी मच्छर जनित बीमारियां थी। और माफिया था तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तब रवि किशन भी यहां मकान नहीं बनाते, जमीन नहीं खरीदते। आज तो देखो, हर व्यक्ति की पहली चॉइस होती है गोरखपुर में जमीन खरीदना और मकान बनाना। अच्छा कार्य होता है तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। और अब लोगों ने निवेश करना भी प्रारंभ कर दिया, सुरक्षा का माहौल मिला तो निवेश भी हुआ। कितना अच्छा निवेश हुआ। 50,000 नौजवानों को अकेले गीडा में जो उद्योग लगे हैं, इनमें नौकरी मिली है, रोजगार मिला है। बंद कारखाने फिर से प्रारंभ हुए हैं। 2007 से लेकर 2017 तक 10 वर्ष में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने प्रदेश की 29 चीनी मिलों को बंद किया था। और हम लोगों ने, यानी उन्होंने 29 चीनी मिलों को उन्होंने बंद भी किया और 21 में से 21 को बेच भी दिया था औने पौने दाम पे। पडरौना की चीनी मिल मात्र 2 करोड़ में बेच दी गई, जबकि उसकी केवल जमीन स्क्रैप का ही केवल देखते इससे कई गुना पैसा मिलता और जमीन की कीमत वहां पे लगभग 200 करोड़ थी। औने पौने दाम पर चीनी मिलों को बेच दिया गया। इन नौजवानों को बेरोजगार करने का पाप किया। पहले नौकरी निकलती थी तो युवाओं के साथ समाजवादी पार्टी के लोग छल करते थे, भेदभाव करते थे। सेफाई सिंडिकेट का कब्जा होता था नौकरी पे। नौकरी पे नौजवान को नहीं आने देते थे। आज तो मैं कह सकता हूं, नौकरी आती है, बिना भेदभाव के चयन होता है। और अब गोरखपुर का नौजवान भी यूपी पुलिस की भर्ती होती हो या शिक्षकों की भर्ती होती हो या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में उप जिलाधिकारी या डिप्टी एसपी के पद के लिए भी उनका चयन होता है। और लखनऊ में जब मैं उससे पूछता हूं भाई कहां से, कहता मैं गोरखपुर से हूं, जोर से बोलता मैं गोरखपुर से हूं,
तो मुझे अच्छा लगता है गोरखपुर का नौजवान का सिलेक्शन बिना किसी सिफारिश के उसकी योग्यता के अनुसार हो जाता है। बहनों और भाइयों, ये भेदभाव नौजवानों के साथ किसी ने किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। उनकी नौकरियों में डकैती डाली गई, उनके अधिकारों को कम करने का काम किया गया, उसे हर प्रकार से ठगने का काम किया गया। याद करिए, जब नौजवान के सामने पहचान का संकट होगा तो ये पहचान का संकट बहुआयामी संकट को पैदा करेगा। उसकी पढ़ाई लिखाई पर, उसकी नौकरी रोजगार पर, उसके व्यवसाय पर, उसकी प्रगति पर, उसकी समृद्धि पर, उसके आने वाले भविष्य पर ढेर सारे प्रश्न खड़ा करेगा। और उस ढेर सारे प्रश्न का समाधान किसी ने निकाला है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने निकाला है। डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के आज नौजवानों को नौकरी मिल रही है। हमने अकेले यूपी के अंदर 9 वर्ष में हमने 9 लाख नौजवानों को नौकरी दी। हमने यहां के परंपरागत उद्यम को जो बंद हो चुका था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उसे पुनर्जीवित किया। 3.25 करोड़ नौजवान और कारीगर फिर से रोजगार प्राप्त किए और अपना उद्यम प्रारंभ किए। 65 लाख नौजवानों को निवेश के माध्यम से जो उद्योग लगे हैं उनमें नौकरी मिली है। इस 17 के पहले उत्तर प्रदेश में संभव नहीं था, क्योंकि 17 के पहले तो दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी। 17 के पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप याद करिए ना, तब होली के अवसर पे दंगा, विजयादशमी और दुर्गा पूजा के समय दंगा, रामनवमी के समय दंगा, जन्माष्टमी के आयोजन को नहीं होने देते थे, कावड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे। यानी जो आस्था को उस समय प्रहार करते थे, आज वे सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले चुके हैं, सबसे बड़े आस्थावान बन रहे हैं। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं खड़ी की, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर गोलियां चलाई, राम मंदिर के मार्ग के लिए बाधाएं खड़ी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े किए विरोध में, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जो लोग हमेशा आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक को छीना, जिन्होंने व्यापारी और बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, आज वे लोग जब इन मुद्दों पर बड़े बड़े उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश हास्यास्पद लगते हैं। और इसलिए बंधुओं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज ये विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि सुरक्षा का माहौल है, डबल इंजन की सरकार है। बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए संकल्पित ये सरकार है। और उस कार्य के साथ जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं, मैं यहां पे आपने पार्षद, महापौर, विधायक, सांसद ये सब चुने, ये सब चुनने का परिणाम क्या है? विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है, इतनी तेजी के साथ विकास भी आगे बढ़ रहा है। मैं देख रहा था, एक दिन बारिश हुई थी, रवि किशन जी पानी में हल करके जा रहे थे, जल निकासी का कार्य अपने हाथ से नाली साफ कर रहे थे। तो मैंने तो उनको कहा कि भाई वो जो अतिक्रमण है वो उसको हटवा दीजिए, अपने आप ही नाली साफ हो जाएगी, हाथ से साफ करने की नौबत ही नहीं आएगी। मैं अपील करूंगा आप सबसे, बरसात का समय है, एक तो स्वच्छता पे ध्यान देना होगा।
जहां खाली जगह जमीन हो, आपको लगता है कि आपके लिए कोई उपयोगी नहीं, उसमें वृक्ष लगाइए, वह ऑक्सीजन देगा। हर व्यक्ति एक एक पेड़, दो दो पेड़ लगाना शुरू करे। रवि किशन जी, आपने पेड़ लगाए? कितने कितने कितना कितना? एक? हाँ। लगाए नहीं, कह रहे मेरा घर पहले से घिरा हुआ है पेड़ों से। पेड़ लगाएंगे। आपसे मैं कहूंगा एक एक पेड़ हर व्यक्ति लगाएगा, एक पेड़ मां के नाम। और आप लोगों ने 12 जुलाई के अभियान के साथ जुड़कर के अभियान का हिस्सा बने थे। एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम हर खाली जमीन पे लगाना। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक से अपने को दूर रखना। प्लास्टिक के कप, गिलास, पॉलिथीन या फिर थर्माकोल, इसका उपयोग नहीं करना है। घर का कूड़ा नाली में नहीं फेंकना है या सड़क पे नहीं फेंकना है। उसको कलेक्ट करके रखिए, डस्टबिन में रखिए। कूड़ा कलेक्शन करने वाली गाड़ी आएगी तो उसमें डालना है, या फिर उसको किसी न किसी रूप में जब जो डस्टबिन हो उस डस्टबिन में ही डालें। अतिक्रमण नाला और नालियों में मत होने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति नाली के ऊपर, नाली के बीच में स्लैब डाल करके कब्जा कर लेगा तो स्वाभाविक रूप से जल निकासी बंद हो जाएगी, तो ओवरफ्लो होकर के नाला फिर से अगल बगल के क्षेत्रों में पानी फैलाएगा, फिर वही मच्छर पैदा करेगा। मच्छर से ही मलेरिया, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस हो गए, ये सब बीमारियां आएंगी। क्या फायदा है? हमें सावधान रहना होगा, शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल करना होगा। शुद्ध पेयजल अगर नहीं है, हैंडपंप है, इस मौसम में वैसे भी पानी गर्म करके जब ठंडा हो जाए तब उसका सेवन करना चाहिए। सीधे पानी नहीं पीना चाहिए, बरसाती पानी घुस जाता है हैंडपंप पर भी और भी जगह। तो शुद्धता का ध्यान रखना, इससे किसी भी प्रकार की पेट जनित बीमारियां या विषाणु जनित बीमारियां नहीं किसी व्यक्ति को होगी। थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा स्वास्थ्य के प्रति, स्वच्छता के प्रति। लोगों को भी इसके प्रति सक्रिय बनाना पड़ेगा। अगर हम सब इस दिशा में कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि बरसात के समय में हमारी सक्रियता, हमारी जागरूकता बहुत सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगी। और उस अभियान का हिस्सा बनने के लिए खाली जगह में जहां भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो सकते हो, एक बार कभी यहां के सांसद जी, विधायक जी, महापौर जी, पार्षद और इन सब के साथ मिलकर के आपको भी अपना योगदान देना चाहिए। जो पेड़ लगाए गए उसकी सुरक्षा भी करनी है। ट्री गार्ड लगा लो, किसी को उखाड़ने मत देना, क्योंकि कुछ लोग उखाड़ने में विश्वास कर देते हैं, वो नहीं करने देना। क्योंकि ये पेड़ हमें छाया भी देगा, फल भी देगा और जीने के लिए ऑक्सीजन भी देगा, बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। तो ये सभी कार्य एक साथ मिलकर के हमें आगे बढ़ाने हैं। और मेरा मानना है कि जैव विविधता का संरक्षण, और आप तो गोरखपुर वासी इस दिशा में बहुत सौभाग्यशाली हैं। इधर रामगढ़ ताल, उधर चिलवा ताल, एक तरफ राप्ती नदी, उधर गोर्रा नदी। कितना जल है, जल ही जल है, चारों ओर जल ही जल। दुनिया के अंदर इतना जल संसाधन किसी के पास नहीं है जितना आपके पास है, लेकिन उसका उचित उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं। लेकिन बरसात के एक एक बूंद पानी का उपयोग करना, उसके संरक्षण के लिए भी कार्य होना चाहिए। ऊपर जल जमाव न हो, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से उसको हम संरक्षित कर सकते हैं। छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं, बहुत खर्चा नहीं है। थोड़ा सा प्रयास, आपका थोड़ा सा प्रयास उसको एक मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में योगदान दे सकता है। जो विकास आज गोरखपुर में हो रहा है, हर विधानसभा क्षेत्र में, पिपराइच, कैंपियरगंज, सैजनवा, चोरी चौरा, खजनी,
बांसगांव, चिल्लूपार, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे ही विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं विरासत और विकास का समन्वय, ये विरासत और विकास का समन्वय उसी क्रम का हिस्सा है जहां पे हम अपने पूर्वजों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं इन अभियानों के माध्यम से। हर विधायक, हर सांसद किसी न किसी मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य को आगे बढ़ा रहा है, किसी न किसी स्कूल के कायाकल्प या प्रोजेक्ट अलंकार में उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। ये जागरूक जनप्रतिनिधि जब चुनते हैं आप, तब परिणाम आते हैं, और उसी परिणाम को देने के लिए आज ये मंच यहां पर आया है। आप सब की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। अच्छा कार्य होता है तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी समाज को लेनी चाहिए। समाज जागरूक प्रहरी बन करके उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी ले। इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, आने वाले समय में इसका लाभ यहां के लोग लेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग लेंगे। जो मैंने पहले भी कहा, इस 6 लेन का ट्रांसपोर्ट नगर से पैरलेगंज तक 6 लेन का जो फ्लाईओवर बना है, और यही देवरिया बाईपास को 4 लेन का हुआ है, ये लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बना तो है। 50 लाख से अधिक की आबादी इससे लाभान्वित होने वाली है। इतनी बड़ी आबादी के लाभ के लिए अब आसानी से यहां पे रुस्तमपुर में, आजाद चौक पे, ट्रांसपोर्ट नगर में किसी को भी जाम में नहीं फंसना होगा। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमण से बचें, उन्हें आवागमन के लिए छोड़ें। आवागमन जितना आसान होगा, जितना तीव्र होगा, उतनी तीव्र गति से हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर जब यहां पे आज हम सब लगभग 1000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं इन सभी परियोजनाओं का गोरखपुर महानगर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं हम सब मिलकर के विकास के इन कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल वर्तमान को बल्कि आने वाले भविष्य को भी बेहतर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। मैं आप सभी को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।